करते हैं दोस्तों, दोनों मिक्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। जीके, जीए एंड ओवरऑल के साथ बहुत ही ज्यादा आने लगा है आजकल, तो अपडेट रहना जरूरी है। करंट अफेयर दोस्तों शुरू करते हैं। हम आते हैं 1 अगस्त में। 1 अगस्त में नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 4 अगस्त या बोल लीजिए आप संडे को, फर्स्ट संडे जो पड़ता है अगस्त का, उसमें फ्रेंडशिप डे बनाते हैं हम, और यूएस कोस्ट गार्ड डे बनाते हैं हम 4 अगस्त को। दोस्तों 6 अगस्त की हम बात करते हैं तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे बनाते हैं। हिरोशिमा डे क्या है दोस्तों? जापान का एक बहुत ही बड़ा शहर था, जो कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान ने साउथ एशिया और लगभग अमेरिका के आसपास के टापू पे कब्जा कर लिया था। बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी उसको, लेकिन एक गलती कर दी उसने। अमेरिका के पर्ल हार्बर पे आप कभी देखिएगा, या मैं डालूंगा इसको तो आप समझिएगा, पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था, जहाँ की अमेरिका की मिलिट्री, नेवल और पूरा जहाज वगैरह सब थे, लड़ाकू जहाज, उसको तबाह करने की कोशिश की थी। तो उसके होता है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसके रिएक्शन में जापान पे लिटिल बर्ड नाम का बम गिरा दिया गया था दोस्तों, जिसकी सजा कई सालों तक उसको मिली। आने वाली जनरेशन के डीएनए चेंज होगा, और रिएक्शन इतना खतरनाक था कि आप उसके बारे में पढ़िए, मजा आएगा। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट बनाया गया दोस्तों। ये 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट बनाया गया 8 अगस्त 1942। हमारे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता जी मोहनदास करमचंद गांधी जिनका नाम था, क्विट इंडिया मूवमेंट बनाया गया। इट आल्सो नोन अगस्त मूवमेंट एंड अगस्त क्रांति। दोस्तों जब रोलेक्ट एक्ट आया, उसका विरोध लोगों ने किया 1913 1913 में लगभग हुआ। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ। तो गांधी जी पहले तो सॉफ्ट थे बहुत अंग्रेजों के लिए, लेकिन उसके बाद गांधी जी ने असहयोग करने की नीति बनाई और बोला कि हम उखाड़ डालेंगे अंग्रेजों को जड़ से। सो यहाँ से चेंज आया गांधी जी की पॉलिटिक्स में, और उन्होंने हमारे देश को काफी अच्छी उसमें ला दिया स्थिति में। 9 अगस्त को नागासाकी डे बनता है दोस्तों। सेम कंडीशन कि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था एंड अमेरिका को तबाह करने की कोशिश की थी, तो उसका एक्शन का रिएक्शन हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नागासाकी डे कब मनाया जाता है? 9 अगस्त, क्योंकि इसी दिन बम गिराए गए थे। हिरोशिमा में कौन सा एटम बम गिराया गया था दोस्तों? लिटिल बॉय। और नागासाकी में कौन सा गिराया गया? फैट मैन। ये आप नाम याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 1945 में हुआ था दोस्तों। अब आते हैं 12 अगस्त की बात करते हैं। ये इंटरनेशनल यूथ डे है, तो इससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा मेरे भाइयों से कि इंटरनेशनल यूथ डे तो 12 अगस्त को है, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर मैं ये खत्म होने के बाद बताऊंगा, तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। यूएन 2019 थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है दोस्तों। 14 अगस्त यौम आजादी, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है दोस्तों। पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, है तो पाकिस्तान का। 15 अगस्त नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग बांग्लादेश में मनाया जाता है ये डे 15 अगस्त को। इसे मॉर्निंग मतलब होता है शोक, राष्ट्रीय शोक दिवस। ये मनाया जाता है दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान की याद में। उनको जब बांग्लादेश पे कब्जा हमने आजाद कराया था बांग्लादेश को, उसी टाइम शेख मुजीबुर रहमान को दोस्तों पाकिस्तान ने कैद में रखा हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान वही है दोस्तों जो बांग्लादेश के फादर कहलाते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वैसे। और जो अभी शेख हसीना है वहां की पीएम, वो इन्हीं की बेटी है। सो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर था अपना नेशनल यूथ डे मनाया जाता है जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के याद में, उनके उपलक्ष्य में, या जन्मदिन है शायद उनका। सो दोस्तों 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हमारा है, तो हमें पता ही होना चाहिए उसके बारे में सब कुछ दोस्तों। 73वां मनाया गया था ये, 33 इंडिपेंडेंस डे। और 15 अगस्त को यूके, अब देखिए कितनी बड़ी बात है यूके के लिए, यूके एक डे बनाता है विक्ट्री ओवर जापान डे। ये इसलिए बनाते हैं कि जापान पे इन्होंने गजब की जीत ली थी दोस्तों। जीते ये ऐसे थे कि इनको इन्फॉर्मेशन जापान की पूरी लीक हो गई थी, इनके लड़ाकू जहाज कहाँ कहाँ पर हैं, जिनसे हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, अटैक करते हैं, इनको पूरी इन्फॉर्मेशन इनके इंटेलिजेंस ने दे दी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये 15 अगस्त 1945 की ही बात है, जो मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट जो है हैरी एस ट्रूमैन डिक्लेयर, ये लिखा है हैरी एस ट्रूमैन डिक्लेयर द डे एज विक्ट्री ओवर जापान डे। 19 अगस्त में हम आते दोस्तों वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। द 2019 वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा तो पेपर में, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, WHD का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, या एच का वर्ड क्या है, ऐसे पूछते हैं। वुमेन ह्यूमैनिटेरियंस करके ये बनाया गया था वुमेन्स पावर के लिए, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। अपनी माताओं, बहनों, सिस्टरों और जो हैं सबकी आप रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत दीजिए। 19 अगस्त वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन रिपीट हो गया दोस्तों। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है, जो कि हमारे पीएम ने सेल्फी लेके बहुत ही प्रसिद्ध कर दिया इसको। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1897 मतलब 1897 में रोनाल्ड रॉस जी थे, उन्होंने इसका डिसीज का कारण कॉज खोजा था और इसका इलाज दिया था हमें, मलेरिया का। ठीक है, बस खत्म होने वाला है डेज। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व ऑन 20 अगस्त एवरी ईयर ऑफ कमोरेट
द मेमोरी ऑफ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जी की याद में मनाया जाता है, वो शहीद हो गए थे इस दिन दोस्तों, इसलिए राजीव गांधी का याद में हम सद्भावना दिवस मनाते हैं। 20 अगस्त को इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, जिसको हम नेचुरल ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, उसी की उपलक्ष्य में मनाया था 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा डे। 26 अगस्त वुमेन इक्वलिटी डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और पता भी होना चाहिए। वुमेन इक्वलिटी डे एंड वुमेन जहाँ इक्वल है, जिस कंट्री में है बराबर का हक मिलता है, वो कंट्री डेवलप है। आप केरल को ही देख लीजिए, केरल में वुमेन ज्यादा भी है, वुमेन पढ़ी लिखी भी है, जिसकी वजह से केरल हर मामले में आगे रहता है। तो 29 अगस्त में आते हैं 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्पोर्ट्स डे पूछता है, नेशनल है ये, याद रखिएगा, इंटरनेशनल नहीं। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 अगस्त को मनाया जाता है स्मॉल इंडस्ट्री डे, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। अब फीफा की बात हुई तो दोस्तों फीफा हम पूरा पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ताकि एग्जाम में आए तो आपको रट्टा ना मानना पड़े एंड आपको बड़े इजीली बने दोस्तों। फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को महिला विश्व कप की मेजबानी दी गई है। इससे पहले अमेरिका, चीन दो बार दोस्तों महिला विश्व कप की मेजबानी कर चुके हैं, लेकिन याद रखिए महिला विश्व कप की मेजबानी का मौका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को अभी मिला है, ठीक है। और दो बार अमेरिका और चीन इसकी मेजबानी कर चुके हैं दोस्तों। अब हम इससे आगे बढ़ाते हैं फीफा को, क्योंकि मैंने हमेशा पढ़ा है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसको डिटेल में ले जाऊंगा, ताकि आपको अलग से उसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर मींस आपको उसके अध्यक्ष वगैरह कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े। तो फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये लिखा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों, फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे फिद्दू से क्वेश्चन है लेकिन बनते नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछ लेगा आई का मतलब क्या है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स में। एग्जाम फेयर भी होता है, आपको डर भी लगता है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा फीफा का मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे लोकप्रिय गेम है फुटबॉल, सबसे महंगा गेम भी है दोस्तों। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे आमतौर पर फीफा माना जाता है, नाम से जाना जाता है। फीफा के दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट देखना, आपको पता चलेगा फोकसली पढ़ने के कितने फायदे हैं, हमारा कितना टाइम बच जाता है। फीफा के 211 संघ सदस्य, मतलब 211 संघ सदस्य, मतलब उतने देश इसमें शामिल है संघ, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से 18 अधिक हैं। अब आप बताइए, हम 211 फीफा के सदस्य देश हैं और संयुक्त राष्ट्र के 18 कम हिस्से, मतलब कितने, 193। 18 माइनस कर देंगे तो आपको यूएन के याद आएंगे, यूएन के कितने सदस्य, 193। ये चीज आपको फोकस नहीं पढ़ेंगे तो याद होगा, मैं आगे पूछूंगा आपसे। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से ज्यादा है। हालांकि यह संख्या इंटरनेशनल एसोसिएशन, देखिए यहां से लिखा है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन से 4 सदस्य कम है। मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन में दोस्तों 215 सदस्य हैं, और संयुक्त राष्ट्र में 193, 193, और फीफा में 211 सदस्य हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सुबह की क्लास मिस हो गई है तो मैं भी थोड़ा सा ऑफ हो गया था कि टेक्निकल की वजह से मेरा लॉस ना हो जाए, इसलिए मैंने इवनिंग का टाइम चूज किया दोस्तों, ताकि टीम भी मिले हमें। तो हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अब फीफा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, अध्यक्ष मतलब डायरेक्टर है फीफा के, जाने इन्फेंटिनो। वरिष्ठ उपाध्याय मतलब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा है, याद रखिएगा। वैसे जाने इन्फेंटिनो याद करना ज्यादा जरूरी है। सिद्धांत मतलब थ्योरी है इसकी, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 21 मई, इधर लिखा नहीं है, 21 मई 1904, और ये करीब 116 मतलब 116 ईयर अगो पेरिस फ्रांस में बना था। मतलब स्थापना जब हुई थी तो पेरिस फ्रांस में हुई थी 100 साल पहले, 116 साल पहले। और इसमें इंपॉर्टेंट है वैधानिक स्थिति वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। उद्देश्य, हाँ, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ये याद रखिएगा। और जियानी इन्फेंटिनो याद रखिए। और बहुत ज्यादा टफ बना तो आपसे थ्योरी पूछ सकता है, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, थीम थ्योरी। स्थापना दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 मई 1904, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, आप खुद ही देखिए क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं, आप पुराने पेपर निकाल के पढ़िए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। भारत करेगा एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी, 2022 की मेजबानी करेगा एएफसी महिला एशिया कप की भारत, ये की बहुत बड़ी बात है। एएफसी की महासचिव दाटो विंडसर जॉन है। अब आप बोलेंगे महासचिव मतलब क्या होता है, जनरल सेक्रेटरी, है ना। तो वो कौन है, दाटो विंडसर जॉन, याद रखिए। एएफसी की महासचिव मतलब जनरल सेक्रेटरी कौन है, दाटो विंडसर जॉन ने लिखा है कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं दोस्तों। यह टूर्नामेंट
42 साल बाद देश में होने जा रहा है। इससे पहले 1989 1979 में मेजबानी मिली थी, तब भारतीय टीम रनर रही थी दोस्तों। मतलब ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना एग्जाम में कि भारतीय टीम रनर अप, भारतीय महिला टीम रनर अप कब रही, तो 1979 में भी रही है। ऑप्शन आएगा तो यही बन जाएगा आपको, और हमारे देश में होने वाला है 2022 में। अब यहाँ जाते हैं दोस्तों, बीसीसीआई का बड़ा फैसला है दोस्तों। हेमंत अमीन बने बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ। अंतरिम सीईओ मतलब होता है बिकम इंटरिम सीईओ होता है दोस्तों। इंटरिम सीईओ, अंतरिम सीईओ, ठीक है। हेमंत अमीन बने, क्यों बने हैं? क्योंकि बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी बने हैं। क्यों बने? क्योंकि पूर्व सीईओ राहुल जौहरी, जो कि मैन उस टाइम पे होंगे, राहुल जौहरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो राहुल जौहरी इंपॉर्टेंट नहीं है, हेमंत अमीन आ सकता है, और पूर्व करके आ सकता है राहुल जौहरी बीसीसीआई के। बीसीसीआई का फुल फॉर्म मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ, आप बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया दोस्तों, जो कि उस लायक हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार 5 सेंचुरी बनाई थी रोहित शर्मा ने, आपको याद होगा, लेकिन हम हार गए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, अब ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली है, क्रिकेट की बात है तो याद होगी। ने उनके नामांकन पर मीडिया से कहा कि नाम चयनित करने से पहले हमने काफी आंकड़े देखे थे, कई पैरामीटर पर विचार किया था, जो कि सही है, वो उस लायक है भी। इंग्लैंड विस वेस्ट इंडीज 141 143 ईयर्स अगो, साल के इतिहास में पहली बार बिना दर्शकों के टेस्ट क्रिकेट होगा दोस्तों। इंग्लैंड विश वेस्ट इंडीज टेस्ट क्रिकेट होगा, और 143 साल बाद होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब बीसीसीआई के बारे में हमने पढ़ा है, तो बीसीसीआई की पूरी डिटेल भी हम पढ़ेंगे। ये बीसीसीआई का लोगो देख सकते हैं दोस्तों आप। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। जैसे हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, दोनों याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने इसमें डाला है। इसके अध्यक्ष का चुनाव, कौन करवाता है? तो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन करवाता है। ये पूछ सकता है बीसीसीआई के अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन कराता है दोस्तों। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था बीसीसीआई का? 1928 में हुआ था दोस्तों। 1928 में, अंग्रेजों के जमाने में इसका 1928 में स्टैब्लिशमेंट हो गया था। एफिलिएशन कब हुआ था दोस्तों? एफिलिएशन इसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल था, आईसीसी मैन है, उससे बीसीसीआई कनेक्टेड है दोस्तों। आईसीसीआई के प्रमुख अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये बताइए। ये इसका हेडक्वार्टर है 4th फ्लोर क्रिकेट सेंटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दीजिए। चेयरमैन कौन है बीसीसीआई के? सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी कौन है? अमिताभ चौधरी। और मेंस टीम के कोच रवि शास्त्री, तो याद होगा आपको रवि शास्त्री को, ठीक है। वुमेन्स कोच याद करिए, क्योंकि अगर टफ करेगा तो वो वुमेन्स कोच पूछेगा आपसे। तुषार और थॉट, नाम इसका मन नहीं रहा मुझे, तुषार याद रखिए आप, और देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सही नहीं हो पाता कभी कभी। तो दोस्तों कमेंट हो रहा है जय शाह, ठीक है भाई, जय शाह। कौन है? पवन, ठीक है पवन जी। घरेलू क्रिकेट बीसीसीआई का आयोजन निम्नलिखित घरेलू प्रतियोगिताएं, मतलब देखिए दोस्तों, ये ऐसी प्रतियोगिताएं इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने इसलिए डाली है कि कभी कभी 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेगा इनमें से क्रिकेट से संबंधित कौन सा है, या पूछेगा इसमें से क्रिकेट का कौन सा नहीं है, तो आपको ये ट्रॉफियां याद रखी। वैसे तो ज्यादातर क्रिकेट की याद होगी, बीसीसीआई कॉर्पोरेशन ट्रॉफी बीसीसीआई के नाम से याद होगी, रणजी इंपॉर्टेंट है, याद होगी। एनकेपी साल्वे चैलेंजर, ये भी याद होगी। दिलीप ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होगी। विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। देवदत्त ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इंडियन प्रीमियर लीग तो याद ही होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है मेरा, इंडियन प्रीमियर लीग कब होगा, अब नेक्स्ट, उसकी तैयारियां चल रही हैं, आप आंसर दें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। और ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ये सब ट्रॉफियों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आ सकते हैं स्पोर्ट्स के उसमें। अब हम बहुत ही मेन उसमें आ रहे हैं बात पे दोस्तों। रोमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष किसको मिला है? रोमन मैग्सेसे पुरस्कार हम डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आपको किस भी आ जाए इसके अंदर तो याद होना। और दोस्तों ये देखिए, जो चर्चित लोग आते हैं ना, चर्चित लोग क्वेश्चन में पूछते हैं चर्चित व्यक्ति के बारे में, तो वो किसी भी पुरस्कार की लिस्ट से उठाते हैं, क्योंकि मालूम है यार, आदमी कुछ पढ़े ना पढ़े, ये पुरस्कार वगैरह पढ़ता है, अवार्ड्स वगैरह पढ़ता है, तो इसी से आपको क्वेश्चन में चर्चित व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है कौन है। तो रोमन मैग्सेसे के बारे में पढ़ते हैं हम। पुरस्कार विजेताओं को 31 अगस्त 2019 को आयोजित होने वाले आधिकारिक समारोह मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये किसको प्रदान किया गया दोस्तों? मैग्सेसे इस बार का 2019 का मिला है रवीश कुमार, जो एनडीटीवी इंडिया के एंकर हैं, बड़े एंकर हैं, और शायद अब पार्टनर भी हैं। और ये 6वें पत्रकार है दोस्तों जिनको रोमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो हम ये देखेंगे, एशिया का नोबेल यही कहलाता है क्या सर? यस भाई, पवन मेहता, एशिया का नोबेल इसी को कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे भाई कि रवीश कुमार तो 6वें हैं, और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और इसके पहले किन पत्रकारों को ये मिला है? इससे पहले दोस्तों अमिताभ चौधरी को 1961, मतलब 1961, मैं इंग्लिश में बोलते आ रहा हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आता है, तो अमिताभ चौधरी को 1961 में मिला है दोस्तों ये पुरस्कार। मेरी आवाज आ रही है? यस में सेंड कीजिए प्लीज सब लोग। और बीजी वर्गेश को मिला है 1975 1975 में। अरुण शौरी को मिला है दोस्तों
1982 में आर के लक्ष्मण को मिला है 1984 में, और पी साईनाथ को मिला है 2007 में। दोस्तों ये नाम आपको रटना है, या एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको बन जाएगा, क्योंकि ये सब पत्रकार हैं। क्वेश्चन बनेगा कि ये फलाना व्यक्ति अमिताभ चौधरी किस फील्ड से संबंधित है, तो आप बोलेंगे पत्रकार, कब इसको मिला रोमन मैग्सेसे से ये पुरस्कार आ सकता है। अब देखिए 2019 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों 5 लोगों को मिले थे ये, जो थे, पहला आप याद रख लीजिए, मैं एरिया का नाम बताऊंगा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इमेज छोटी है। को सुई विन को मिला है, को सुई विन को मिला है, ये म्यांमार से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। नीला नीला पैजीत को मिला है, नीला पैजीत अंगखाना, ये थाईलैंड से है दोस्तों। कुमार रवीश कुमार इंडिया से हैं दोस्तों, ये पत्रकार हैं। और सयाब याप यामुंडो सयाब यामुंडो पुजानते, ये फिलीपींस से हैं दोस्तों। और किम जोंग की साउथ कोरिया से हैं दोस्तों। ये चारों पांचों नाम आप याद कीजिए। ये भी पूछ सकता है कितने लोगों को इस साल 2019 रोमन पुरस्कार मिला दोस्तों। जैसा कि पूछा था पवन ने एशिया का, तो मैं इसको पढ़ाने वाला था आगे, आपने पहले ही पूछ लिया। रोमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। पवन जी आपको पता चल गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। यह रोमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व, मतलब फिलीपींस के जो पहले राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है दोस्तों। फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा सन 1957 में स्थापित किया गया था। आम जनता के साहसपूर्वक सेवा, लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्शवादिता एवं निर्मल सरकारी चरित्र को याद रखा जाता है। मीन्स की आप याद रखिए किस कहां दिया था, फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है, रमन मैग्सेसे राष्ट्रपति की याद में देती है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको किया जाता है, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार किया जाता है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा दिया जाता है। ये सब चीजें क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन इससे बनेंगे। आप आए तो बनना चाहिए। रोमन मैग्सेसे पुरस्कार का ये वर्णन है, इसको मैं इंग्लिश में नहीं किया, जगह कम पड़ रही थी पीडीएफ में। सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान जो करता है उसको रोमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है दोस्तों। सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व में जो काम करता है अच्छा, उसको मिलता है। पत्रकारिता साहित्य में तो मिला ही, आपने देखा जैसे कि। और रचनात्मक संचार कला और शांति, अंतरराष्ट्रीय समझ, उभरते नेतृत्व के मेन फील्डों में जो काम करेगा उसको रोमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा दोस्तों। देश फिलीपीन इस प्रथम सम्मानित, मतलब पहला व्यक्ति सम्मानित किया गया होगा 1958 में। ठीक है, थैंक यू पवन। दोस्तों अब ये नाम मैं हमेशा ये बताऊं, चर्चित व्यक्ति आप अलग से कभी भी एक लिस्ट बना के या किताब से, आलोचन से कहीं से पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। जब भी इसका जिक्र होगा मैं आपको ये लिस्ट बार बार पढ़ाता जाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। इसमें मैंने पूरे नहीं लिए दोस्तों, इसमें मैंने खास ही लोगों को चुना है। तो वर्ष, प्राप्तकर्ता के नाम और क्षेत्र में पढ़ाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे अगर रोमन मैग्सेसे आएंगे। 2019 में हमारे रवीश कुमार को मिला था, जो पत्रकार थे दोस्तों। 2018 में सोनम वांगचुक, अब इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी सुमन वांगचुक के ऊपर, इसका नाम आप बता सकते हैं। फिल्मों के नाम तो याद होंगे सर आपको, ठीक है। समाज सेवी थे रोमन वांगचुक और साइंटिस्ट भी थे। 2018 में इनको मिला है। 2006 अरविंद केजरीवाल, आपातकालीन नेतृत्व के लिए मिला था हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, झाड़ू को ये अवार्ड मिला था दोस्तों। आम जनता पार्टी को मिला था, मुझे इनका काम बहुत पसंद है। 2000 अरुण राय को ये मिला है पुरस्कार, सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला है दोस्तों। किरण बेदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरण बेदी 1994 में किरण बेदी को ये पुरस्कार मिला है, शासकीय सेवा के लिए मिला है दोस्तों। आप ये कमेंट करके बताइए किरण बेदी अभी कहाँ की राज्यपाल है। 1992 में पंडित रविशंकर को, बहुत ही चर्चित नाम, ये इनकी डेथ हो चुकी है। ये पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला, एक्चुअली ये संगीतकार थे, कोई यंत्र बजाते थे। 1984 आर के लक्ष्मण जी को मिला। ये आर के लक्ष्मण जी बहुत फेमस है, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक संप्रेषण कला के क्षेत्र में इनको मिला है। ये वैसे तो राइटर थे बहुत अच्छे। 1982 की बात करें, अरुण शौरी को मिला है दोस्तों, पत्रकार, साहित्य और सृजनात्मक कला, वही सेम है अरुण शौरी का भी। 1977 इला रमेश भट्ट को मिला है सामुदायिक नेतृत्व के लिए। और 1974 एस एस सुब्बालक्ष्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस एस सुब्बालक्ष्मी वाले क्वेश्चन आए हैं, जनसेवक हैं ये। 1971 एम एस स्वामीनाथन, सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला है दोस्तों। सत्यजीत रे को मिला है पत्रकारिता, साहित्य और सृजना संप्रेषण के लिए मिला दोस्तों। और मैंने दोस्तों कुछ मैं आपको बता देता हूँ, 1964 में जयप्रकाश नारायण को मिला है, 1963 में वर्गीज कुरियन को मिला है, और 1962 में मदर टेरेसा को अंतरराष्ट्रीय और सद्भावना के क्षेत्र में मिला है। विनोदा भावे प्रमुख है, विनोदा भावे को भी मिला है रोमन मैग्सेसे पुरस्कार। सो हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों, आप इसको सुन लीजिएगा स्लो करके या फिर रिपीट करके, ठीक है। अब आते हैं माय फेवरेट राजस्थान। किसी का फेवरेट है राजस्थान, बहुत मेरे करीबी का, इसलिए मैंने राजस्थान आज को चुना है। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, मतलब राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य। जैसे कि आपको पता होगा पहले एमपी था, छत्तीसगढ़ के टूटने के बाद। मैंने पढ़ाया कल एमपी कब टूटा था वो सन बताइए, और एमपी कब स्टैब्लिश हुआ था वो बताइए।
इसके पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान है। पश्चिम मतलब दोस्तों पहली बात होती है एक देश लगता है, वो भी पाकिस्तान लगता है, बाकी 5 राज्य लगते हैं, तो समझिएगा इसको, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान है मतलब वेस्ट में, इसके दक्षिण पश्चिम में मतलब साउथ वेस्ट में गुजरात लगता है, साउथ ईस्ट में दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश लगता है, हमारा मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब लगता है, और उत्तर पूर्व की बात करें हम तो हरियाणा उत्तर प्रदेश लगता है दोस्तों। तो 5 राज्य हुए ये और एक देश हुआ। इसका हम मैप भी देख लेते हैं, मैप से ज्यादा अच्छा याद होता है, इसलिए मैप जरूरी है दोस्तों। ये दोस्तों मैप आई होप शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिएगा अच्छे से। दोस्तों ये देखिए पंजाब है आपके उत्तर पूर्व में, उत्तर में हरियाणा है, दिल्ली कनेक्ट नहीं करता है दोस्तों, याद रखिएगा। पंजाब, हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, और उत्तर में पंजाब अपना, ये पाकिस्तान एक देश केवल लगता है। ठीक है दोस्तों, ये गुजरात है और मध्य प्रदेश यहाँ पर लगता है। तो आप ये इसको समझिएगा, मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों, इतना तो श्योर है। अब ये दोस्तों हम राजस्थान के कुछ प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी मैंने फोटोज भी लगाई, आई होप अच्छा लगा होगा। तो ये आमेर दुर्ग ऐसा दिखता है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है राजस्थान। थार मरुस्थल राजस्थान में है दोस्तों, बहुत ही ये भी खूबसूरत है, कभी जाइएगा जयपुर वगैरह, उदयपुर वगैरह, और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। और मेरे ख्याल से जोधपुर, जयपुर को बेस्ट क्लीनिंग प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन का मिला है। जंतर मंतर है दोस्तों, जंतर मंतर कई जगह है, अपने उज्जैन में भी है मध्य प्रदेश में, और उम्मेद भवन पैलेस भी दोस्तों यहाँ पर है। तो दोस्तों एक बात और बता रहा हूँ, आपको समझाता हूँ, आप समझिएगा। अरावली पर्वत यहाँ पर है राजस्थान में, तो वो अरावली पर्वत ऐसे आड़ी नहीं है और खड़ी नहीं है, आप देख रहे हो अरावली पर्वत ऐसी है तिरछी। तो क्या होता है जब दक्षिण पश्चिम पवनें आती हैं तो इससे टकरा नहीं पाती, सीधी सीधी निकल जाती है, जिसकी वजह से ये मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और राजस्थान का आधा भाग सूखा होता है, पूरा भाग सूखा नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एंड सबसे बड़ी चोटी राजस्थान की कौन सी है? सबसे बड़ी चोटी राजस्थान की है माउंट आबू है दोस्तों, गुरुमुखी शिखर में है। चाहे तो माउंट आबू की पूछ ले सबसे बड़ी चोटी किसकी है, तो गुरुमुखी की है। या आपको पूछ सकता है राजस्थान की सबसे बड़ी ऊंची चोटी, तो वही आएगा। और आपको पूछ सकता है अरावली पर्वत की सबसे बड़ी चोटी कौन है। पवन आप सही बोल रहे हैं, अशोक गहलोत और कलराज मिश्रा के बारे में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री है। तो मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सही पवन, आप बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं। राजधानी जयपुर है और जयपुर ही सबसे बड़ा शहर भी है दोस्तों। जनसंख्या पढ़ने कोई मतलब नहीं, जनगणना 200 है। एमपी का जनगणना कितना था दोस्तों? एमपी का जनगणना था 236। क्षेत्रफल भी नहीं पड़ी, आप जिले 33 है, जिले का मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा है, जिले आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। राजभाषा हिंदी और ब्रज भाषा है। गठन हुआ था, मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों इसका राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल कलराज मिश्र है दोस्तों, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं दोस्तों। राजस्थान में भी संकट सा आया था, सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री थे वो हट गए अभी अभी। विधानमंडल एक सदनीय, मतलब विधान एक सदनीय मीन्स की 2 सदन होता है, विधान परिषद विधानसभा, है ना। विधान परिषद विधानसभा कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा आपको। ऐच्छिक होता है विधान परिषद, एक्चुअली इसको पास करवाना पड़ता है। तो विधानसभा 200 सीटें दोस्तों। और भारतीय संसद की बात कर लें तो भारतीय संसद में हमारे राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दोस्तों। मैं आपको और डिटेल बताऊंगा, थोड़ा इसको खत्म हो जाने दीजिए पहले। ये थोड़ा सा पीडीएफ थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है, समझ लेते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च को हुई। कब हुई राजस्थान की स्थापना? 30 मार्च को। पूरी डेट क्या है? 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को राजपूताना की सियासतों को विलय करके राजस्थान की स्थापना की गई थी दोस्तों। एक्चुअली राजस्थान का इतिहास ये रहा है दोस्तों, आपने कभी भी ज्यादा सुना नहीं होगा राजस्थान में बहुत ज्यादा युद्ध हुए हैं या कुछ हुए हैं। छोटे छोटे राज्य थे दोस्तों, और आपस में ही वो राजपूताना में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से वो फिर बाहरी शक्तियां आके कब्जा कर लेती हैं देश में। तो इसमें अजमेर मेवाड़ को छोड़कर सभी रियासतों देसी राजा चलाते थे दोस्तों। इसमें भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर की सियासत से शामिल हुई थी दोस्तों। हालांकि राजस्थान के एकीकरण की पूर्व प्रक्रिया हुई थी दोस्तों, ये 1956 में हुई थी। राजस्थान की एकीकरण की पूर्व प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, पूर्व प्रक्रिया हुई थी 1956 में, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है मेरा आपसे, बताइए इसमें कि हमारे देश की अंतरदेशीय खारे पानी की झील का नाम क्या है? और हमारे देश की इंटरनल न लगाएं तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोनों के आंसर मुझे चाहिए, और कहां पर है। राजस्थान के नृत्य, और हम भीलों के नृत्य भी पढ़ेंगे दोस्तों। क्षेत्रीय नृत्य पहला बम नृत्य है राजस्थान का, ढोल नृत्य है राजस्थान का। भैया डिटेल डालनी पड़ी है मुझे सब। डांडिया नृत्य है राजस्थान का, डांडिया देखो दोस्तों वहां गुजरात का भी है। डांग नृत्य भी है, बिंदौर नृत्य भी है, अग्नि नृत्य भी है, और चंग नृत्य भी है, डफ नृत्य भी है, गीदड़ नृत्य भी है दोस्तों। ये सब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इसके नाम बड़े अजीब से हैं। सामाजिक नृत्य, धार्मिक नृत्य की बात करेंगे अगर तो घूमर नृत्य तो याद ही होगा, घूमर घूमर वगैरह आपने देखा है बहुत सारी मूवी में। और धुड़ला नृत्य भी है, गरबा नृत्य जो गुजरात का और राजस्थान का है, दोनों है दोस्तों। मेगा नृत्य, गोगा नृत्य भी है, और तेजा नृत्य भी है दोस्तों। ये तेजा लिखा है, थोड़ा सा मिस हो गया, नीचे देख सकते हैं तेजा नृत्य, ठीक है। ये है। अब मुझे आंसर किसी ने दिया नहीं है, खारे पानी की सबसे अंतर्देशीय झील कौन सी है?
दोस्तों और झीलों की जब बात कर ही रहे हैं, तो हम झीलों की बात दोस्तों करते हैं। कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद सागर है। खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील की बात करें तो सर हम सामर झील है। ये जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है दोस्तों। और हम बात करते हैं बुलर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और आप मुझे बता सकते हैं और क्या है इसमें? बाकी मैं आपको सब बता चुका हूँ, आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक है, ये कल हमारा छूट गया था, इसको हमको करना है कवर। बाबा गुरुदत्त सिंह जापानी जहाज, ये बाबा गुरुदत्त सिंह दोस्तों, ये हांगकांग में रहते थे, हांगकांग के व्यापारी थे। इन्होंने भाप का जापान का जहाज परचेज किया था, किराए पे लिया था, इससे ही कनाडा वगैरह गए थे। कामागाटो मारू केस हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही प्रमुख केस है ये दोस्तों। कामागाटा मारू प्रकरण जो हुआ था 1914 ईस्वी में घटा था। इस प्रकरण के अंतर्गत कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने से प्रतिबंध लगा दिया था जो भारत से सीधे कनाडा ना आया हो। मतलब जो सीधे सीधे कनाडा आया हो दोस्तों भारत से, उसके लिए दिक्कत नहीं थी। और कुछ लोगों को उतारा भी गया था, मैं पढ़ाने वाला हूँ वो। तो ये जो था दोस्तों भाप शक्ति से चलने वाला जापानी जहाज था, जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था। याद रखिए किसने खरीदा था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था। और जहाज कहाँ का था? जापान का था। जहाज में पंजाब के 351 लोग थे दोस्तों, जो उसमें बैठ कर गए थे। बाबा गुरुदत्त सिंह ने 4 मार्च 1914 में वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के लिए रवाना हुए थे, लेकिन 23 मई को यहाँ पहुंचे। लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ 24 को उतारा। वो 24 कौन थे? वो 24 वो थे जो सीधे इंडिया से आए थे। बाकी को जबरदस्ती वापस भेज दिया। जहाज में 340 340 सिख हैं दोस्तों, और 24 मुसलमान और 12 हिंदू थे दोस्तों। वैसे तो मैं किसी भी जाति से गिनती का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन बाई चांस आपके एग्जाम में आ गया तो मुझे ऐसा पढ़ाना पड़ा। जहाज कोलकाता के जब बजबट घाट पहुंचा दोस्तों, तो 27 सितंबर 1940 को अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी। इसमें 19 लोगों को मौके पर ही मौत हो गई दोस्तों। इस घटना ने आजादी की लहर को और तेज कर दिया था। और जहाज कोलकाता की बजबज घाट, ये कोलकाता की बजबज घाट याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, 27 सितंबर 1914 1940 जब बजबट घाट पहुंचा दोस्तों 27 सितंबर 1914 को, तो अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी। 19 लोग मौके पर मर गए दोस्तों। और इस घटना ने आजादी की लहर को तेज कर दिया। और 2014 में भारत सरकार ने इस घटना की याद में 100 रुपए का सिक्का भी निकाला था दोस्तों, याद रखिएगा। 2014 में निकाला था। अंग्रेजी में कुछ और लिखा है क्या इंग्लिश में? 2016 नहीं, वो गलत हो गया, 2014 है। ठीक है, इंग्लिश में गलत है, 2014 में निकाला था। ये है दोस्तों कनाडा के पीएम है। ये बहुत ही स्पेशल है। ये नॉर्मली निकलने जाते हैं, पैदल ही निकल जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, कहीं मूवी देखने चले जाएंगे। तो ये पैदल ही ज्यादातर घूमते फिरते रहते हैं बिना सिक्योरिटी के। बहुत ही मस्त व्यक्तित्व है इनका, इनके बारे में जानिएगा नेट पे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के दौर पर आए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर वो 7 दिनों की भारत यात्रा पर आए थे और दिल्ली पहुंचे शनिवार को दोस्तों। उन्होंने यहाँ आके अफसोस जताया, कामागाटो मारू पे माफी मांगी थी दोस्तों कि ये बहुत ही गलत हो गया था हम लोग से। होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। होम रूल आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें पत्र हैं और आंदोलन कैसे बढ़ाया गया सब है दोस्तों इसमें। तो होम रूल आंदोलन जो था, लीग थी जो बनाई गई थी 1873-82 में दोस्तों। एक राजनीतिक दल था ये, जिसने आयरलैंड के स्वशासन होम रूल के लिए आंदोलन चलाया था। मतलब ये जो कॉपी थी आयरलैंड से प्रेरित होकर ली गई थी। सो होम रूल का मतलब कि अपने ही देश में खुद का शासन, वहां के लोगों का शासन की बात करता है होम रूल लीग का मतलब समझिए। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। इस लीग के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, और श्रीमती एनी बेसेंट थी जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती थी। स्वराज की प्राप्ति के लिए तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में, कहां पर दोस्तों ये पूछ सकता है, बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। कहां की? बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना कब की? 28 अप्रैल 1916 को की। किसने की? तिलक ने की। तिलक ही है वो जो दोस्तों आप देखते हैं महाराष्ट्र में गणेश जी वगैरह की वो निकलती है उनके त्योहार में, पूरी भीड़ निकलती है और जो त्योहार मनाया जाता है वो तिलक की देन है। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं बरार तक फैल गया था दोस्तों। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है होम रूल लीग के बारे में हमको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है दोस्तों, और हम इन्होंने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा दोस्तों। और इन्होंने काफी हुज्जत की, काफी मेहनत की इसको पाने के लिए, और ये शायद 1930 में चल बसे थे। शाखाएं एवं प्रचार के बारे में पढ़ेंगे। होम रूल लीग की 6 शाखाएं थी दोस्तों। कौन कौन सी? ये तो याद रखिए होम रूल लीग की कितनी शाखाएं थी? 6 शाखाएं थी। मुंबई में थी, बंबई में, महाराष्ट्र में थी, बंबई में थी, और कर्नाटक में थी, मध्य प्रांत में थी, और एक एक दोस्तों बरार में भी थी। बाल गंगाधर तिलक ने 6 मराठी और 2 अंग्रेजी पर्चे निकाले थे। बाल गंगाधर तिलक ने 6 मराठी और 2 अंग्रेजी पर्चे निकाले थे। उन्होंने अपने प्रचार को तेज करने के लिए इन पर्चों का इस्तेमाल किया था दोस्तों, और इसी से प्रेरित होकर जो भगत सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं, भगत सिंह ने इसी से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई में कूद गए थे दोस्तों। बंटी भाई शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंड विपिन कुमार ज्वाइन द क्लास, थैंक यू विपिन कुमार। बंटी भाई थैंक्स कर ही देता हूँ आप लोग को, थैंक यू।
ठीक है, एनी बेसेंट का योगदान ही पढ़ लेते दोस्तों। एक विदेशी थी महिला ये, लेकिन इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। और जब आपको याद होगा 1907 में दोस्तों गरम दर नरम दर लड़ लिए थे, तब 1917 में इन्होंने आके फिर दोनों को एक किया था, बोला था ऐसे लड़ाई नहीं जीत सकते आप अंग्रेजों से, आपको जीतने के लिए एक होना ही पड़ेगा। भारत आकर एनी बेसेंट ने साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ का 2 जनवरी 1914 में एवं दैनिक पत्र न्यू इंडिया का 14 जुलाई 1914 में प्रकाशन प्रारंभ किया था। दोस्तों ये याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने। और न्यू इंडिया किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने चलाया था दोस्तों। इन पत्रों को द्वारा एनी बेसेंट ने भारतीयों की स्वतंत्रता एवं राजनीतिक भावना को जागृत किया था दोस्तों। उन्होंने भारत में आयरलैंड की तरह सितंबर 1916 में मद्रास के अड्यार में होम रूल लीग की स्थापना की थी। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ये होम रूल लीग जो मॉडल था वो आयरलैंड का मॉडल था दोस्तों, और आयरलैंड से हमने उठाया था कि हमको स्वशासन चाहिए है अंग्रेजों के राज में से ही, लेकिन हम अपने अधिकार लेके रहेंगे, वहां से आया था। और वहां चलाया था अड्यार में। अड्यार याद रखिए, अड्यार इनके ग्रुप के रूप में पूछा जाता है एनी बेसेंट के। जवाहरलाल नेहरू, आरुई जी थैंक यू सो मच। जवाहरलाल नेहरू, वी चक्रवर्ती ने, और कौन कौन है देख लूं भाई, देख ही नहीं रहा, लोगों को शिकायत तो नहीं है। ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। आरुई जी थैंक यू सो मच, आप आए एंड कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको। जवाहरलाल नेहरू, वी चक्रवर्ती, जे बनर्जी जैसे नेताओं ने भी लीग की सदस्यता ग्रहण की दोस्तों। मतलब जवाहरलाल नेहरू बड़े नेता थे, इनका नाम याद रखिएगा, वी चक्रवर्ती और जे बनर्जी, है ना। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, होम रूलिंग में अनुमति नहीं दी कि शामिल होने की। ये गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जो महात्मा गांधी के, हमारे राष्ट्रपिता के गुरु, राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, आज में पढ़ेंगे तो उनके बारे में यही पढ़ेंगे। अब तिलक ने जी ने क्या क्या किया था? तिलक जी ने अपने पत्र मराठा और केसरी तथा एनी बेसेंट ने अपने पत्र कामल व्हील एंड न्यू इंडिया के माध्यम से गृह शासन, होम रूल जबरदस्त तरीके से प्रचार किया था। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, मराठा जो है मराठा में नहीं छपता था, याद रखिए, मराठा की लैंग्वेज पूछेगा तो मराठा अंग्रेजी में छपता था, और केसरी जो है वो मराठा लैंग्वेज में छापा जाता था पत्र, और एनी बेसेंट के तो इंग्लिश में थे, कामल व्हील एंड न्यू इंडिया। ठीक है, होम रूल लीग के बढ़ते हुए प्रभाव से खतरा महसूस करके ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडे, जो कि एनी बेसेंट के साथ काम करते थे, जॉर्ज अरुंडे और वीपी वाडिया को 1917 में गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। इस गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों? पहले तो ये पत्र याद रखिए, मराठा और केसरी किसने छापे थे आजादी के टाइम पे? तो ये बाल गंगाधर तिलक के थे। मराठा अंग्रेजी में छपता था और केसरी आपका मराठा में छपता था। कंफ्यूजन हमेशा रहता है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके? एनी बेसेंट के हैं। और नाइटहुड की उपाधि के बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर से भी उनको भी मिला था। तो एस सुब्रमण्य अय्यर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि इसके विरोध में वापस कर दी थी अंग्रेजों को। एनी बेसेंट की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था इतिहास में। इसके परिणाम स्वरूप उनकी लोकप्रियता के बढ़ने की वजह से 1917 में 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया। अभी ये पूछा जा सकता है कि 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन थी? एनी बेसेंट थी। इसी में एनी बेसेंट ने क्या किया था? नरम दर और गरम दर वगैरह वगैरह को इन्होंने जोड़ा था, एक किया था, लड़ाई खत्म की थी और लोगों में समझौता कराया था। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली वह प्रथम महिला थी दोस्तों। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा, भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटने नहीं टेकेगा। मतलब कि भारत अब रिक्वेस्ट नहीं करने वाला, भारत अब लड़ने वाला है, तो बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। दोस्तों कभी भी आपके साथ नाजायज हो तो आप कभी भी सहे ना, उसका विरोध करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट सरकार ने 1916 में, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये वो एक्ट था दोस्तों जिसके चलते अंग्रेजों ने अधिकार प्राप्त कर लिया था कि कोई किसी भी व्यक्ति को जो हमको लगता है कि हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसको हम पकड़ के जेल में डाल देंगे विदाउट एनी रीजन। तो इस वजह से हुआ। सरकार ने 1916 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की सोच थी दोस्तों, न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण किया। ये याद रखिए दोस्तों, किसके उसमें? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में किया गया था। रोलेट कमेटी के सुझाव के आधार पर फरवरी 1918 1918 की केंद्रीय विधानसभा में 2 विधेयक पास हुए थे दोस्तों। ये सुनिएगा, 2 विधेयक पास हुए थे, लेकिन इनमें से एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया था दोस्तों, नहीं तो और ही डेंजर होता रोलेट एक्ट। इसके आधार पर 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया गया था दोस्तों। तो आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा किसकी उपस्थिति है? तो न्यायाधीश सिडनी रोलेट की थी, जिसकी वजह से रोलेट एक्ट पड़ा। 1916 में 1960 में ये बनने की हुई और 2019 में इम्प्लीमेंट हुआ ये। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, और आवाज को दबाने का काम हुआ था। जहां हमेशा आवाज दबाई जाती है वहां लोग और भर के आते हैं और विरोध करते हैं दोस्तों, यही जन जन की आवाज होती है। रोलेट एक्ट को अवधेश भाई थैंक यू सो मच, ज्वाइन किया है। और MOST जो भी है सर, आपका नाम पूरा शो नहीं कर रहा, थैंक यू सो मच। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि बिना वकील बिना दलील के किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता था। ये भी याद करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बिना वकील बिना दलील के ये प्रावधान था किसी को उठा ले। यह 1919 में 1919 ईस्वी में
भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सिडनी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। जो भी था दोस्तों, रॉलेट एक्ट की उपस्थिति सिडनी रॉलेट की थी। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या था दोस्तों? रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम था, याद रखिएगा, ये मेरे ख्याल से बहुत कम पढ़ा होगा आपने, शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, याद रखिएगा। द अनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट ऑफ 1919। अनार्चिकल समझते हैं ना आप? इसका रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। इसको एक आतंकवादी एक्ट कहके बताया गया था कि यदि कोई आतंकवादी गतिविधियां होंगी तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे शक के दायरे में, और ये बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था हमारे देश के लिए। इसका खुल के विरोध हुआ था बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रारंभ हो गए थे दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जिनको कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी। मदन मोहन मालवीय ने इसके प्रतिवाद में केंद्रीय व्यवस्था की सदस्यता को त्याग दिया था। मतलब दो लोग थे, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, और इन्हीं को कायदे आजम कहा जाता है। 3 पॉइंट। और इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने क्या किया था? अपना व्यवस्थापिका के सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था दोस्तों। थोड़ा सा टफ है, टंग कभी कभी अटक जाती है। इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा क्योंकि बहुत ही खराब कानून था। इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें, जुलूस वगैरह प्रदर्शन हुई दोस्तों। बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन हुआ था। और इसी एक्ट के बाद महात्मा गांधी की सोच चेंज हुई थी। बहुत सॉफ्ट थे और उनका मानना था कि वो किसी प्यार से ही अहिंसावादी होकर ही पूरा कर लेंगे। महात्मा गांधी जी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। रॉलेट एक्ट गांधी जी के द्वारा दिया गया राष्ट्रीय लेवल का प्रथम आंदोलन था। ये क्वेश्चन ही बन सकता है, राष्ट्रीय लेवल का प्रथम आंदोलन किसके द्वारा दिया गया था, कौन सा था? तो रॉलेट एक्ट। एक्चुअली इंडिया में पहला पूछा जाता है दोस्तों, वो कौन सा एक्ट था गांधी जी के द्वारा दिया गया? चंपारण। ठीक है, याद रखिएगा और इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। हो रहे हैं तो मुझे बताइए। 24 फरवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा बुलाई। क्यों बुलाई? सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया और इसी सभा में तय किया गया, कसम खाई गई कि अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ देंगे, मतलब जड़ से फेंक देंगे कैसे भी। मतलब महात्मा गांधी जी तो अहिंसा कर ही नहीं सकते थे, हिंसा कर ही नहीं सकते थे। हड़ताल के दौरान दिल्ली आदि कुछ स्थानों पर भारी हिंसा हुई और इससे गांधी जी ने, हिंसा हुई तो गांधी जी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया। बोले भैया ये नहीं हो पाएगा आप लोग से बिना हिंसा के काम। मेन वजह क्या थी दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की? 13 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। बैसाखी का दिन था उस दिन। अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर ने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। जनरल डायर याद होगा सबको, कोई भूल नहीं सकता। हजारों लोग मारे गए, भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे दोस्तों। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के काले अध्यायों में लिखी जाती है, काली स्याही से, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। दोस्तों वहां पर एक कुआं था, उसमें न जाने कितनी लाशें मिली। कई लोग तो बिना विरोध करने आए थे, बैसाखी का दिन तक घूमने आए थे, उनको मार दिया गया। और उसका दरवाजा मैं डालना भूल गया इसमें, बहुत ही सकरा था, एक ही दरवाजा था जिससे कि लोग भगते भगदड़ में भी मरे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत में पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ। मतलब 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन हुआ। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेजी अफसर ने कारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोली चला दी। वो भी इसलिए चला दी ताकि वही बात है कि हम गोली चला के इनको दबा सकते हैं, ये सोचती उनकी, बट ऐसा नहीं हुआ। उससे और भी ज्यादा लोग आक्रोशित हो गए। 21 वर्ष बाद 13 अप्रैल 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी भारतीय उधम सिंह थे दोस्तों, ये हमारे शहीद हैं और बहुत ही हिम्मत वाले हैं दोस्तों। उधम सिंह ने माइकल और डायर पर गोली चला के हत्या कर दी दोस्तों, क्योंकि हत्याकांड की घटना के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर यही था। और कुछ इन्होंने तो उधम सिंह ने इंडिया में नहीं मारा, उधम सिंह ने इनको विदेश में जाके मारा, शायद अमेरिका में जाके मारा था इनको। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा उन्हें प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर ली। तो नाइटहुड की उपाधि पे आप वो कंफ्यूज मत होइएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि मिली थी और सत्येंद्रनाथ को भी। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, सॉरी। ये नरसंहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ऐसी घटना के बाद प्रभाव में आके भगत सिंह देश की क्रांति में कूद पड़े। भगत सिंह जो आए तो उन्होंने दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किया और वो देश के लिए बड़े शहीद हो गए। और भगत सिंह किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, ये आप याद रखिए, वो नास्तिक थे। 1949 में महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भी इस स्मारक पर आए और विजिटर बुक में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक हत्या थी। तो दोस्तों ये हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कम से कम इन लोगों ने अपनी गलती तो मानी। महारानी एलिजाबेथ स्मारक में उनकी श्रद्धांजलि दी और डेविड कैमरून ने 2013 में इसके लिए माफी मांगी। ये भी बड़ी बात है, हमारे प्रेशर में तो आए कम से कम। 13 अप्रैल को रामचंद्र गुहा लिखते हैं, नरसंहार की खबर मिलते ही गांधी जी ने पंजाब जाने का फैसला किया था। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया था दोस्तों, और स्थानीय कांग्रेस जनों को भी गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस ही एक लौती पार्टी थी दोस्तों जो उस टाइम पे आजादी के लिए लड़ रही थी और गजब के नेता थे, सभी इंटेलिजेंस, सभी बैरिस्टर थे, सभी विदेशों से पढ़े हुए थे, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे।
प्रांत की यह स्थिति धीरे-धीरे और तनावपूर्ण हो गई दोस्तों, और अप्रैल 1990 में अमृतसर में यह खून खराबे में बदल गई, खून खराबे में उच्च उसमें चली गई, मतलब चरमोत्कर्ष मतलब हाई लेवल पे चली गई। जब एक अंग्रेजी ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, तो इस हत्याकांड पे लगभग 1000 लोग मारे गए थे दोस्तों, लेकिन 1600 से 1700 घायल हुए थे दोस्तों। तो रामचंद्र गुहा ने काफ़ी लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में डाल दिया है, और गांधी जी ने काफ़ी कोशिशें की थी। गांधी जी ने फैसला किया कि अहिंसक आंदोलन चलाकर ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़कर फेंकेंगे। अहिंसक, हिंसा का यूज़ उन्होंने तब भी नहीं किया। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था दोस्तों। नेतृत्व की बात और याद रखना, इसमें असहयोग और व्यास काल की नीति प्रमुखता से अपनाई जाती है। अब ये आप नहीं बोलेंगे चंपारण 1917 वाला पहला था, है ये नेतृत्व की बात कर रहे हैं, ये अलग है आंदोलन। और गांधी जी ने अहिंसा को अपनाया था, और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गुस्से में आकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अब कड़ी नीति अपनाना शुरू किया था। दोस्तों, अंग्रेजी हुक्मरानों की बढ़ती जातियों का विरोध के लिए महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी दोस्तों। असहयोग मतलब हम किसी भी चीज में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, उनकी हर चीजों को डिनाई करेंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में प्रस्ताव को पारित किया गया। जो लोग भारत में उपनिवेशवाद को खत्म करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया कि स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय ना जाए, ना ही कर चुकाएं, मतलब पूरा अपोज करें। 3 मिनट बचे हैं। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाएगा तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर सकता है। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क, याद रखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त की गई। आज जो तुर्की मॉडर्न राज्य है, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो इन्हीं की देन है दोस्तों। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, और इन्होंने बोला कि इस्लाम को हम अपने देश का, तुर्की का राज्य धर्म नहीं बनाएंगे, राज्य कानून नहीं बनाएंगे, हम मॉडर्न रहेंगे, सबके लिए धर्मनिरपेक्ष काम करेंगे। सर्व इस्लामवाद के प्रतीक थे, ये खलीफा थे, और इनको हटा दिया गया था। पुनर्व्यवस्था की मांग की गई थी, जिससे कि ऑल वर्ल्ड के मुस्लिम इससे काफी खफा हुए थे दोस्तों। और गांधी जी ने यह आशा की कि असहयोग के खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख समुदाय, मतलब गांधी जी ने यह आशा की कि उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ तो हाथ मिला लिया है, क्योंकि पूरे मुसलमानों को सेंटीमेंट जुड़े हुए थे, और खिलाफत आंदोलन इसलिए चला थे क्योंकि उनके खलीफा को हटा दिया गया था। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मर्ज कर दिया था दोस्तों, और जिससे कि एक बड़ी ताकत बनी थी उस टाइम पे। अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती जातियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ये डेट आपको याद रखना है, 1 अगस्त 1920। ठीक है। आंदोलन के दौरान स्टूडेंट सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था, और वकीलों ने अदालत जाने से मना कर दिया था। बहुत जम के विरोध किया था दोस्तों। कुछ ही टाइम बचा है, थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी के मतलब महात्मा गांधी के जीवन में अमेरिकी लेखक ने लिखा है, अमेरिकी लेखक किसने लिखा है? लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम है। ये असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी के और भारत के एक जीवन के युग का नाम है। ये किसने कहा था? लुई फिशर ने कहा था। लुई फिशर ही वो हैं जिनने महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखी थी। याद रखिएगा, कुछ टाइम बचा। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक है। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था, मतलब उन्होंने कहा यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी राज की नींव डाली। तो दोस्तों, मैं यहीं तक आपको समाप्त करता हूँ लेक्चर। मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब था आज, क्योंकि मेरी सुबह से परेशान चल रहा था, मेरी क्लासेस नहीं हो रही थी, टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, एंड अभी भी मैं जब चालू कर रहा था तो नहीं आ रही थी क्लासेस, उसी वजह से मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट था। और मैं